गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या था होमवर्क, क्या था? दिखा ना लास्ट क्लास में। हम्म, हम्म, एक सेकंड रुको। 70, 71, 74 और 52 से 55 और 42 से 44, है ना? आवाज आ रही है यार भाई, बहुत अच्छी तरह से आ रही है। शोभ शोभित बेटा, टेस्ट देते रहो। जो काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन है उन्हीं को करने की कोशिश करो। चलो जी। तो 70, 71, 74 इन तीनों में कोई डाउट है क्या? 71 में डाउट है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। P कन्वर्टिंग इनटू 2Q और लिखा हुआ है कि ये फास्ट है, तो वो सेकेंड एग्जाम्पल टाइप्स हो गया। एंड 2Q प्लस P कन्वर्टिंग इनटू R और ये स्लो है साहब। ओवरऑल रिएक्शन P कन्वर्टिंग इनटू R, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K3 Q की पावर 2 P। कितना आसान है यार, क्या पूछ रहे हो हैं? और यहां से ये K1 अपॉन K2 जो भी दे रखा है, K1 K2 ही दे रखे हैं, Q का स्क्वायर अपॉन P पुट कर दो। क्वेश्चन नंबर 74। बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 74 दो मैकेनिज्म दे रखी है। अगर हम पहली मैकेनिज्म से जाते हैं तो रेट इक्वल्स टू सीधा सीधा आ जाता है KNO2 और O3। और अगर हम दूसरी मैकेनिज्म से जाते हैं तो उससे एक्सप्रेशन क्या आता है? सम के NO2 इंटू O, जो स्लो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा। अब इस O को कैसे हटाना है?
यहां पर कुछ दे रखा है K1 K-1 इस तरह से, O2 इंटू O अपॉन O3। ये रिवर्सिबल रिएक्शन से मैंने लिख दिया, तो O को अगर मैं रिप्लेस करूं तो K1 K-1 NO2 O3 अपॉन O2। दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? फर्स्ट लाइन लिखी हुई कि जो रिएक्शन है वो NO2 की O3 के साथ, वो फर्स्ट ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू NO2 एंड O3। यहां पर हम देखते हैं कि NO2 और O3 के अलावा O2 पर भी डिपेंड कर रही है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब कौन सी मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है? फर्स्ट से। फर्स्ट से हो रही है, सेकंड से नहीं हो रही है। वन ओनली। आगरा, आंसर क्या आगरा ही है ना? क्वेश्चन नंबर 74। कैलकाटा दे रखा क्या? एक काम करो, इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। आंसर जो है इसमें, क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है ना, क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उसमें ओनली कर दो और फिर आंसर भी आगरा कर दो। अभी इससे क्या मतलब निकल रहा है कि देखो इसमें भी ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर, यहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर, यहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर, बट वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ऊपर क्वेश्चन में ओनली कर दो कि O2 पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो फिर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट। आंसर को आगरा कर दो जल्दी से, और क्वेश्चन की जो लाइन है उसमें ओनली लिख देना। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, S1 में 42 से 44। कोई डाउट है क्या 42 से 44 में? मुझे लगता है डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने। क्वेश्चन नंबर 42, K1 की वैल्यू K2 से बहुत ज्यादा है, तो फर्स्ट वाली स्टेप को हटा दो, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, टी मैक्स निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 44, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। आई थिंक फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट दे रखा है, उससे आप बैकवर्ड रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, और फिर ln2 अपॉन फॉर्मूला। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, आई थिंक ये फॉरवर्ड ही होगा, यहां लिखा हुआ नहीं है कुछ, बट फॉरवर्ड ही होगा ये शायद। तो इससे के बैकवर्ड निकाल लो, और फिर टी हाफ क्या होता है? ln2 अपॉन के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड। अरविंद, टी मैक्स सी के लिए कभी नहीं हो सकता। देन 52 आसान है, 53 भी आसान है, सब क्लास में बता चुका हूं मैं।
ये सब क्लास में बता चुका हूं, नहीं बता रहा हूं, एक भी वापस से नहीं बता रहा हूं। कार्तिक बेटा लास्ट क्लास सुनो, तुमने क्लास अब्सेंट की तो अब मैं वापस नहीं बताऊंगा। 52 का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या है? 50, विच स्पीसीज इफ एनी आर कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। चेक करो इसमें क्या हो रहा है। ए स्टार्टिंग में यूज हुआ और फाइनली वापस ए मिल गया। ए स्टार्टिंग में यूज हुआ और फाइनली वापस ए हाथ में आ गया, इसका मतलब ए क्या हुआ? कैटलिस्ट। सी बना ए और बी से, सी वापस रिएक्ट करके डी और ई में, डी वापस रिएक्ट करके ई में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शंस को अगर हम ऐड करेंगे, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर रहा हूं। तीनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर देता हूं, ए प्लस 2b प्लस एफ इक्वल्स टू ए प्लस 2e, ये ए से ए कैंसिल, यानी ये रिएक्शन हो रही, मतलब ए जितना था उतना ही वापस रहेगा, मतलब रिएक्शन जो है ए जिसमें कैटलिस्ट हो गया। सी और डी इंटरमीडिएट हो गए। चलिए आगे। सेवेंटी वन में कौन से ऑप्शन गलत है भाई? क्यों गलत है? ये वैल्यू पुट करो, यहां पर सब कुछ सही आ रहा है। K3 K1 अपॉन K2। किसने कह दिया 71 में देवेश ऑप्शन गलत है? बिल्कुल सही है। चलो डन। बेटे कुछ कुछ तो अजीब से डाउट पूछ रहे हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, और जिनका कुछ सिर पैर नहीं है तो क्या जवाब दूं उनका? राइट, जस्ट अ मिनट। चलो जी, चलो डन 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 हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्युलरिटी की हेडिंग डाल दी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। तो अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्युलरिटी से। रुचित कह रहा सर मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक है तो आयनिक से अच्छा रहेगा क्या, उसका लेक्चर देखूं आपके? देखो आयनिक और एटॉमिक का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है रुचित। दिव्यांश पूछ रहा क्या हर रिएक्शन में रेट ऑफ आरडीएस रेट ऑफ दैट ऑफ रिएक्शन होता है? दिव्यांश मैंने कब आरडीएस कॉन्सेप्ट यूज किया पता है? आरडीएस कब यूज किया? हर जगह यूज किया। आरडीएस किसे कहते हैं? जिस स्टेप का रेट कांस्टेंट कम हो।
अगर रेट कांस्टेंट कम है तो यूज करो, अदरवाइज तो कोई जरूरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं। ध्रुव कैसे समझाऊं, कैसे बताऊंगा तुम्हें बफर तक? हाँ कह सकते हो बफर तक, वैसे 60% चैप्टर हो जाता है, 40% बाकी है। 65% बोल सकते हो। सत्यम पूछ रहा है। वाह बेटा सत्यम, ये डाउट्स बताने के लिए तो यार मतलब नहीं रह गया फिर। हेलो 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 हेलो, सबको हेलो भाई, सबको हेलो। वंश वो ली शेटेलियर होता है, वो ली शटर लियना नहीं है भाई। ये ली शटर लियना, उसको उसका जेंडर क्यों बदल रहे हो तुम? हम्म। शटर लियना, शेटेलियर होता है वो। हाँ हम आइनिक पूरा पढ़ेंगे। मंडे से आइनिक नहीं स्टार्ट होगा, मैंने बोला था शायद। अभी दो, आज का लेक्चर और एक और लेक्चर लगेगा। वेंसडे से आइनिक स्टार्ट होगा। शोभित इज सेइंग सर यू टीच वेरी ग्रेट, लव यू, थैंक यू यार। विनायक इज सेइंग आपकी सर एक आपकी बीएमडब्ल्यू में हमें कब घुमाओगे? देखो यार, तुम्हें भी मजा तब आएगा बीएमडब्ल्यू में घूमने का मेरे साथ, जब अच्छी रैंक लेके आओगे, जैसा जनरली स्टूडेंट्स भी बोलते हैं। तो बस यही मान लो कि रैंक लेके आ जाओ, साथ में घूमेंगे यार। क्लास का अरेंजमेंट बस यार, तुम लोगों को टाइम का थोड़ा इश्यू है। मैं टीटीएस में मुझे टाइम नहीं है, एमडब्ल्यूएफ में तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा। फिर भी कोशिश मंडे की कर देता हूँ। मंडे को लगा दूं यार, बोलो। कुछ एक्स्ट्रा क्लास ले, केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा, ऐसा तुम्हारी इतनी क्लासेस ऑलरेडी है, मैं और क्लासेस लगा दूंगा तो क्या होगा? हम्म। मंडे को कितनी क्लासेस है तुम्हारी? तो मंडे को सुबह लगा दूं ना यार। 1 घंटा चाहिए हमने, थर्मोडाइनमिक्स डिस्कस करना है उसमें, है ना? थर्मोडाइनमिक्स से तो डिस्कस करना है।
या फिर एक काम करो, मंडे को इवनिंग में 7:30 से 8:30। क्लास होती है क्या तुम्हारी 12th वालों की? अच्छा, विजय सर की क्लास होती है। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन तो गया। तो फिर उसके बाद ऑप्शन बचता है मंडे मॉर्निंग वाला। चलो अभी देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलरिटी पर आता हूं मैं, कुछ टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखता हूं। वीजी सर की क्लास कब होती है मंडे को? कितनी बजे? वीजे सर, वीजी। यार 5:45 तो मेरी क्लास होती ना। ओके, तो देखो मेरी भी क्लास 4 से मंडे को क्लास है ये। अच्छा, तो भाई सुबह ही हो पाएगा फिर, तो और कोई स्लॉट नहीं बैठ रहा, सुबह ही हो सकता है। समझ गया। सबसे पहले मेरी होती है, फिर मैथ्स की होती है, फिर विजय सर की होती है, तो 3 क्लासेस हो गई, राइट। अब बीच वाली ऑफ है, जब वी जी सर की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, तब मेरी 11th में क्लास है, तो उस टाइम पर मैं ले नहीं सकता। फिर उससे पहले यार वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी 1:30 बजे तक तो वैसे ही क्लास रहती है। 1:30 के बाद फिर 4 बजे, तो वो वाला स्लॉट भी मौसम नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं, अभी कुछ क्लास ऑफ होगी उसमें देख, अब आ जाओ। चलो हो गई, बातें हो गई, अब इस पर आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो मैं देखूंगा, ठीक है। हम्म। हाँ ऐसा ही कुछ करेंगे, कुछ ऑफ होगी तो उस दिन करेंगे, ताकि आप पे भी लोड ना पड़े। चलिए मॉलिक्यूलरिटी, अब मॉलिक्यूलरिटी जो है ना एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। एक टाइम था जब हम ऑर्डर वर्ड ही यूज नहीं करते थे, ऑर्डर की जगह मॉलिक्यूलरिटी ही यूज करते थे। बस बस अब 2 से 3:30 नहीं हो सकता, मत करो, मत लिखो, बात खत्म हो गई, आई विल चेक देन, है ना। तो अब मॉलिक्यूलरिटी जो है एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। एक टाइम था जब हम इसको यूज करते थे, ऑर्डर वर्ड ही यूज नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें इश्यूज आने लगे, कुछ जगह प्रॉब्लम्स हुई, तो हमने मॉलिक्यूलरिटी वर्ड को ड्रॉप कर दिया और ऑर्डर वर्ड को यूज करने लगे। लेकिन आज भी हर जगह तो मॉलिक्यूलरिटी से प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ जगह जहां पर मॉलिक्यूलरिटी से सही सही रिजल्ट्स आते थे, आज भी वहां पर मॉलिक्यूलरिटी वर्ड यूज होता है। तो हमें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, ऑर्डर के बारे में भी पता होना चाहिए। बट ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ना, इसको समझना अगर है हमें, तो मैं इसकी 2 डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा, तब जाके हम इसको ढंग से समझ पाएंगे, राइट। उन 2 डेफिनेशन में क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन यूज करेंगे, जरूरी नहीं कि हर जगह दोनों डेफिनेशन लगाएंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो डेफिनेशन 1 यूज करेंगे या डेफिनेशन 2 यूज करेंगे। तो पहले मैं निकालता हूं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। इट इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी stoichiometric coefficient of reactants in an elementary reaction. In an elementary reaction मतलब अगर ये मैं आपसे कह दूं कि कुछ एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेट्स से ए कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट, 2A converting into some product, A plus B converting into some product,
2a plus b कन्वर्टिंग इनटू सम प्रोडक्ट P1, P2, P3, P4 लिख दो। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इनकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, इनकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। बताओ देखें। तो कुछ नहीं करना है, गिवन है कि एलिमेंट्री है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं किसी भी रिएक्शन को देखकर हम नहीं बता सकते कि क्या वो रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है। हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए कि ये एलिमेंट्री है, जैसे यहां पर दे रखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कॉफिशिएंट 1 1, कॉफिशिएंट 2 2, कॉफिशिएंट 1 + 1 2, 1 2 + 1 3, यही इसकी क्या है, मोलिकुलरिटी। दैट्स इट। यस, आंसर आ गया, कुछ नहीं करना आपको। कह सकते हो सर आंसर तो आ गया लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। बात तो सही है, लेकिन इससे आंसर तो आ जाएगा। इवन अगर इसे बोला जाता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, इसे बोला जाता है बाइमोलिकुलर रिएक्शन, इसे बोला जाता है ट्राई या टर भी बोला जाता है। ट्राई भी बोला जाता है और टर भी बोला जाता है। तो इससे आंसर तो आ गया, बट आप ये कह सकते हो कि समझ में कुछ नहीं आया। अगर थोड़ा सा समझना है मॉलिक्यूलरिटी को, तो हमें उसकी सेकंड डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा। सेकंड डेफिनेशन का एक ही ड्रॉबैक है, सेकंड डेफिनेशन का एक ही ड्रॉबैक है कि उसको आप यूनिमोलिकुलर पर नहीं लगाओगे, उसको आप बाई पर लगा सकते हो, ट्राई मोलिकुलर पर लगा सकते हो। ध्यान रखना, जो अब मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं सेकंड डेफिनेशन, उसको आप यूनिमोलिकुलर पर नहीं लगाओगे। याद रहेगा मेरी बात, भूल तो नहीं जाओगे। हां, ध्यान रखना। अब मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, जिससे थोड़ा अलग से समझ और अच्छी तरह से थोड़ा फील आएगा। इट इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग simultaneously, number of molecules colliding simultaneously, कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्युलरिटी। यहां पर हम कह सकते हैं कि ए के दो मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, ए के दो मॉलिक्यूल, एक और एक, यहां पर ए का एक और बी के मॉलिक्यूल टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं। यानी प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ए का एक और बी का एक मॉलिक्यूल टकराएगा। यहां प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ए के दो मॉलिक्यूल टकराएंगे। यहां प्रोडक्ट कब बनेगा, जब दो ए के दो और बी का एक साथ, एक साथ तीनों टकराने चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ए के दो टकरा गए फिर पीछे से बी आके टकरा गया, या पहले ए और बी टकरा गया फिर बी ए और आ गया, नहीं, तीनों का सॉरी, तो तीनों मॉलिक्यूल एक साथ टकराने चाहिए। यानी मॉलिक्युलरिटी क्या है, कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्युलरिटी। समझ में आई मेरी बात। तो कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, इसीलिए इस फील्ड को यूनिमोलिकुलर पर नहीं लगा सकते। एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसीलिए इस डेफिनेशन को आप यूनिमोलिकुलर पर नहीं लगाओगे, बाइमोलिकुलर ट्राई मोलिकुलर पर। यानी मॉलिक्युलरिटी मतलब कितने मॉलिक्यूल एक साथ टकरा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्युलरिटी। अब यहां से मॉलिक्युलरिटी के बारे में बहुत कुछ हम कमेंट कर सकते हैं, तो कुछ पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं जो आपको याद रखने रिगार्डिंग मॉलिक्युलरिटी। फर्स्ट थिंग, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, टकरा रहे हैं तो कुछ तो टकरा। मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि कभी आधा मॉलिक्यूल थोड़ी टकराएगा। या किसी को लगता है सर थोड़ा साइड से टच कर जाए तो, अरे भाई टकराता वही है जो साइड से ही टकराएगा, किसी ने किसी साइड से ही टकराएगा। तो या तो मॉलिक्यूल पूरा टकराए, यानी पूरा ही टकराएगा, आधा कोई मॉलिक्यूल नहीं टकराता। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। राइट?
देन सेकंड पॉइंट पर आते हैं। अभी मैं इसको ऑर्डर से कंपेयर करूंगा, आगे चल के हम देखेंगे ऑर्डर जो होता है कुछ भी हो सकता है, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, बट मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती। सेकंड पॉइंट आता है मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर मतलब हमने बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस देखी, बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस देखी। यहां नोट लगा देना भाई, थैंक यू। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखी, किसी में भी ये नहीं होता कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे। इसका कारण ये है कि एक साथ 4 मॉलिक्यूल कोलाइड करें, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। यानी ए बी सी डी 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करें, नहीं, वो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी इसको आप ऐसे सोचो, समथिंग लाइक दैट, कि देखो बहुत ज्यादा ऐसा एग्जांपल नहीं है लेकिन फिर भी चलता है। जैसे रोड्स पर एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, बट हम जब एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं तो मोस्टली क्या होता है, 2 कोलिजन्स, एक समथिंग लाइक दैट, ट्रक, कार या 2 कार। कभी सुना कि एक साथ 3 टकरा गए? रेयरली हो सकता है कि कभी ऐसा हो, या एक साथ 4, इसके चांसेस तो बहुत कम है। तो एक कंटेनर में आपको जस्ट एक आइडिया दूं, एक कंटेनर में मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसे हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। एक साथ 3 टकराए, इसे कहा जाता है ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन, इसे कहा जाता है ट्राई मॉलिक्यूलर। अगर ऐसे कोलिजन 10 की पावर 10 हो रहे हैं ना, 10 की पावर 10, तो ऐसा केवल एक कोलिजन होता है, इतना कम। और 4 वाले तो और भी कम होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो हो रही है उसमें एक साथ 4 मॉलिक्यूल से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है, मतलब वो बनता ही नहीं है। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। समझ में आई बात? मॉलिक्युलरिटी, हाँ वैसे यहां पर मैंने वर्ड रेयर यूज किया है, रेयर यूज किया है। कोई पूछे मतलब चांसेस बहुत कम है, आप भी रेयर वर्ड बोलो, बट कभी कोई कहते कि होती या नहीं होती, यस या नो में जवाब तो नहीं होती, नहीं होती है। हाँ बिल्कुल कैनी कह सकते हो। जो आप बड़ी बड़ी रिएक्शंस देखते हो ना जिसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे दिखते हैं, वो एक सिंगल स्टेप में होती नहीं है, वो सब मल्टी स्टेप में होती है। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म आप देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर मैंने मैकेनिज्म बोल दिया मतलब वो सारी स्टेप्स एलिमेंट्री है। अगर मैंने कह दिया कि ये मैकेनिज्म है तो सारी स्टेप्स एलिमेंट्री होगी। ये जो मैकेनिज्म होती है ना एलिमेंट्री, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कभी कभी 3 हो सकता है। तो आप जो बड़ी बड़ी रिएक्शंस देखते हो ना रिडॉक्स में 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 7 मॉलिक्यूल, वो बहुत सारी स्टेप्स में हो रही है। इन रिएक्शंस की जो मैकेनिज्म होती है 10 स्टेप, 15 स्टेप, 20 स्टेप, इस तरह से होती है। तो मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयर। देन थर्ड पॉइंट, कभी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन ही नहीं होगी। मॉलिक्युलरिटी केवल किसकी डिफाइन होती है? एलिमेंट्री की। और ये एग्जैक्टली ये लाइन एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग। For complex reaction, molecularity has no meaning. मॉलिक्युलरिटी का, क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया, NO ट्वाइस NO प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू, या NO2F2 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2F। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? पहले एक NO2 और F2 टकरा के NO2F बनाते हैं, और फिर ये एक और NO2 के साथ टकरा के
NO2F बनाता है, ऐसे होती है। इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसकी मॉलिक्युलरिटी भी 2 है। अब मैं क्या इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या इसकी मॉलिक्युलरिटी 4 हो जाएगी? नहीं, मतलब ही नहीं है। ऐड करने का क्या मतलब, इसकी 2 इसकी 2 मतलब ऐड कर दूं तो 4, क्या 4 मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं? नहीं टकरा रहे। इसीलिए मॉलिक्युलरिटी केवल एलिमेंट्री के लिए डिफाइन होती है। इसीलिए पहले वाली डेफिनेशन में देखो आप, सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। इवन यहां पर एक कंफ्यूजन और होता है, उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बड़ी अच्छी चीज है ये, बड़ी अच्छी चीज है, सुनना ढंग से। नॉर्मली हम बात करते हैं ना एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक वर्ड में यहां पर और ऐड कर रहा हूं, एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स और बैलेंस्ड रिएक्शन। एलिमेंट्री, कॉम्प्लेक्स और बैलेंस्ड रिएक्शन, क्या मतलब हुआ उसका वो समझाता हूं। अब यहां पर हमने लिखा कि मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तो डिफाइन होती नहीं है, तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? मान लो ये एक रिएक्शन मैंने लिखी है, एक रिएक्शन मैंने लिए लिख दी, क्या ये एलिमेंट्री हो सकती है? नॉर्मली तो मैं आपको कहता हूं कि नहीं यार, रिएक्शन किसी के बारे में हम नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या मैं इसको एलिमेंट्री बोल सकता हूं? अगर मैंने इसको एलिमेंट्री बोल दिया तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 1.5, यानी इसका एक और इसका आधा मॉलिक्यूल टकरा रहा है, नहीं, यानी ये एलिमेंट्री नहीं हो सकती। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में किसी का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। एक एलिमेंट्री रिएक्शन में किसी का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। लेकिन सुनो मेरी पूरी बात, पूरी बात सुनो। अब लेट्स से मैं ये कहता हूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, राइट? ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी टकरा के पी बना रहे हैं, ए का एक और बी का एक मॉलिक्यूल टकरा के पी बना रहे हैं, और ये मतलब एलिमेंट्री का मतलब डायरेक्ट पी बन रहा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। इसमें ध्यान रखना, ए और बी से डायरेक्ट पी बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। अगर इंटरमीडिएट बन के प्रोडक्ट बनेगा तो वो वापस से क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये मल्टी स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप है। लेकिन अब आप में से कोई इसको ऐसे लिख देता है, सपोज करो 2a प्लस 2b कन्वर्टिंग इनटू 2b, 2 से मल्टीप्लाई करके ऑन पेपर लिख दिया। अब मुझे ये बताओ, अब इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? 2a प्लस 2b कन्वर्टिंग इनटू 2p, इसको क्या बोलूं मैं? ये तो एलिमेंट्री है, क्या मैं इसको एलिमेंट्री कहूं या नहीं कहूं? बताओ, 2a प्लस 2b, क्या ये एलिमेंट्री है? 4 पे मत जाओ, क्या ये? अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत वेरी कर रहे हैं। यस, नो, कॉम्प्लेक्स, यस, यू में, अनबैलेंस्ड, एलिमेंट्री। हाँ, एलिमेंट्री बट नॉट इन सिंपल कोफिशिएंट। वेरी गुड। यस, अब मैं बताता हूं। अब क्या होता है, अगर मैं इसको एलिमेंट्री बोलता हूं, सुन लो मेरी बात, तो इसका मतलब पता है क्या निकल के आता है? कि ए के दो और बी के दो मॉलिक्यूल टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। ए का एक और बी का एक टकरा के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए के दो और बी के दो एक साथ तो टकरा ही नहीं रहे 4 मॉलिक्यूल, तो इसे आप एलिमेंट्री भी नहीं बोल सकते। और प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही कोई मना करता है कि ये एलिमेंट्री नहीं है, तो खट से हम जंप कर जाते हैं, अच्छा कॉम्प्लेक्स है। ये तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्योंकि कोई और इंटरमीडिएट भी नहीं बन रहा। तो आप ना तो इसे एलिमेंट्री बोल पा रहे हो, ना इसे कॉम्प्लेक्स बोल पा रहे हो। समझ में आ रही मेरा?
यानी एक एलिमेंट्री रिएक्शन को अगर आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वापस से लिख देते हो, एलिमेंट्री रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके लिख देते हो 2 के फैक्टर से, 3 के फैक्टर से, फिर आप उसे एलिमेंट्री नहीं बोलोगे। इसीलिए मैंने तीसरा वर्ड यहां इंट्रोड्यूस किया है, आप उसे क्या बोलो, बैलेंस्ड वर्ड बोलो। यस, ये एलिमेंट्री, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस्ड। इसे मैं बैलेंस्ड बोलूंगा। तो एलिमेंट्री, बैलेंस्ड और कॉम्प्लेक्स। अगर कभी भी कोई आपको एक रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी, या तो उसमें कुछ चेंज ही मत करो, जैसी है वैसी रखो, जैसी है वैसी रखो, बट आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब एलिमेंट्री नहीं है, क्योंकि ये 4 मॉलिक्यूल एक साथ नहीं टकरा रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल एक साथ नहीं टकरा रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो एलिमेंट्री जैसे है वैसे ही लिखोगे, उसमें कुछ भी चेंज करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, फिर उसे एलिमेंट्री नहीं बोलोगे, फिर उसे एलिमेंट्री नहीं बोलोगे। गॉट इट? ऊपर वाली एलिमेंट्री है, ये तो मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से किया था, पता नहीं क्या चिराग यहां से स्टार्ट किया, ये एलिमेंट्री है और इसके लिए मना करूं, फिर ऊपर वालों को क्या बोलोगे? अरे भाई, स्टार्ट यहां से किया कि ये एलिमेंट्री है और इसको बोल रहे हैं बैलेंस्ड। ये एलिमेंट्री भी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड। ठीक है, देन हाँ चाहो, और ये ध्यान रखना, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लो चाहो तो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनी सब्सटेंस, stoichiometric coefficient of any substance in an elementary reaction cannot be fractional. Cannot be fractional. किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसको क्या बोल सकते हैं, कि इसको क्या बोल सकते हैं, क्या ये एलिमेंट्री है? नहीं साहब, एलिमेंट्री तो नहीं है। बैलेंस्ड हो सकती है, या हो सकता है कुछ इंटरमीडिएट भी बन रहा हो, बैलेंस्ड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ऐसा भी नहीं कि कॉम्प्लेक्स होगी, ये बैलेंस्ड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, बट राइट नाउ ये एलिमेंट्री तो नहीं है। एक और चीज मैं बता दूं, आप किसी का भी कोफिशिएंट फ्रैक्शनल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉम्प्लेक्स होगी, कोई जरूरी नहीं। कोफिशिएंट फ्रैक्शनल है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स होगी, जरूरी नहीं, बैलेंस्ड भी हो सकती। राइट? देन फिफ्थ पॉइंट, एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है और मॉलिक्यूलरिटी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी। तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो होता है वो मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है, मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होता है। सही बात है, ऑर्डर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर, मॉलिक्यूलरिटी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर। बेटा अनन्या, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही यही कि कोई ना कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, मल्टी स्टेप, यानी इंटरमीडिएट बनना ही चाहिए। रिएक्शन एलिमेंट्री हो तो भी बैलेंस्ड होगी, कॉम्प्लेक्स हो तो भी बैलेंस्ड होगी। गौतम, एलिमेंट्री रिएक्शन भी बैलेंस्ड होगी, कॉम्प्लेक्स भी बैलेंस्ड होगी, बट एक बैलेंस्ड रिएक्शन
उसको जरूरी नहीं कि आप एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स में कैटेगराइज करो। एक बैलेंस्ड रिएक्शन को कोई जरूरी नहीं कि मैं उसे एलिमेंट्री बोलूं या कॉम्प्लेक्स बोलूं, मैं उसे केवल बैलेंस्ड भी बोल सकता हूं। बट एलिमेंट्री भी होगी, बैलेंस्ड भी होगी, कॉम्प्लेक्स भी होगी, बैलेंस्ड भी होगी। मेरे हिसाब से क्लियर है जो मैंने अब बोला है। किसी का भी, प्रीतम जब बोला किसी का भी कोफिशिएंट पढ़ो, स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। संचित और क्या बोला? एलिमेंट्री में तो फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स भी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी, यही तो बोला है। देन जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं बस वो रखो। अब यहां पर बहुत सारी बुक्स में गड़बड़ क्या होती है वो बता देता हूं। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया यहां पर कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है, लेकिन होता क्या, जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी, तो सबके दिमाग में आता है इसका मतलब सर कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर नहीं होते। अरे भाई, कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं होती तो इक्वल होने या नहीं होने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ही बेसलेस है कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट सेम, इसका कोई मतलब नहीं है। राइट? समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर तो डिफाइन होता है बट मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड ही नहीं होती। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बोलना कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल नहीं है, इस सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अब यहीं पर एक पॉइंट और आता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की भी मॉलिक्यूलरिटी वहां पर पूछ ली जाती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑर्गेनिक में आपको पूछा जाता है और वहां पर हम उसका आंसर भी देते हैं। वहां कैसे देते हैं फिर आंसर? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सुन लेना मेरी बात को, वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किसके बराबर होती है? आरडीएस की मॉलिक्यूलरिटी के बराबर। ये लॉजिक वहां यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलरिटी of complex reaction equals to molecularity of RDS। जबकि वही एनसीईआरटी साफ साफ कहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है। और अभी भी मैं आपसे कहता हूं, अगर एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, और अगर एक ऑप्शन ऐसा है कि कैन नॉट बी डिफाइंड, तो वही सही है। बट ऑर्गेनिक में जब ऐसे क्वेश्चन आते तो कैन नॉट बी डिफाइंड वाला ऑप्शन ही नहीं होता, ऐसे ही ऑप्शन होते 1 2 3 4, तो बस अब आंसर तो देना ही है। तो फिर आप आंसर कहां से देखोगे? जो आरडीएस की मॉलिक्यूलरिटी, आरडीएस की मॉलिक्यूलरिटी से हम वो आंसर दे देते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फेल हो जाता है। एलिमेंट्री में फेल नहीं होता, एलिमेंट्री में तो कोई तकलीफ नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। इसीलिए हमने मॉलिक्यूलरिटी वर्ड को ड्रॉप करके कौन सा वर्ड यूज करने लग गए? ऑर्डर। हाँ, लेकिन ऑर्डर में अब कोई फील नहीं आता। मॉलिक्यूलरिटी में तो एक फील आता है कि कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, बट ऑर्डर में बस ऑर्डर ऐसा
एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, कुछ भी आ सकता है। तो ऑर्डर वर्ड में एज सच कोई फील नहीं है, ऑर्डर 2 है तो क्यों है, 2.5 है तो क्यों है, 3 है तो क्यों। मॉलिक्युलरिटी में थोड़ा फील आता है, तो अभी भी जहां होता है ना मॉलिक्युलरिटी यूज कर सकते हैं, वहां इसको यूज किया जाता है, खासकर एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में आज भी हम इसको यूज करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, राइट? तो ये पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहां पर बताएं, ये याद रखो, इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाएगा, ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रखना जो पॉइंट्स मैंने लिखा रखे हैं वो पॉइंट्स याद रखो, और ध्यान रखना ये कंफ्यूजन, ये नहीं कि सर कंफ्यूजन हो रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं, मैंने सब क्लियर कर दिया। सिंपल सा अगर ये स्टेटमेंट आता है कि ट्रू एंड फॉल्स का, कि क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती, तो कह दो नहीं होती है। डिफाइंड होती है तो कह दो नहीं होती। बट ऑर्गेनिक में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऑर्गेनिक में आपसे यही पूछा जाएगा कि बताओ मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, वो आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है सचिन बेटा, आरडीएस की मॉलिक्युलरिटी कौन सी? आरडीएस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है? जिसका रेट कांस्टेंट सबसे कम है उसकी मॉलिक्युलरिटी। उसमें कौन सा? दीपक बेटा कुछ भी अपने मतलब, जितना सेंट बोला है उसके अलावा और कुछ नहीं जानना, बस जो मैंने बोल दिया उतना बहुत है। उसके अलावा कोई और स्टेटमेंट तुम्हें पता हो तो उसे भूल जाओ, इसके अलावा कोई भी और स्टेटमेंट पता हो तो भूल जाओ, उससे और कोई जरूरत नहीं है। फाइनली अब इस चैप्टर के हम यूं कह दो लास्ट पार्ट पर आ गए हैं लगभग, और अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कोलिजन थ्योरी, और इसी में आगे आएगा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, और इसी में आगे आएगी आरेनियस इक्वेशन। क्या है ये कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन? देखिए जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर अभी तक हमने किया ना, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, बीच में थोड़ा सिक्वेंशियल रिवर्सिबल वाला पार्ट किया था। देखो जेई में सिक्वेंशियल रिवर्सिबल, इनसे जेई मेंस या एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, या तो क्वेश्चन आते हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। जो बीच वाला हमारा पार्ट था रिवर्सिबल, सिक्वेंशियल, पैरेलल, इस पर क्वेश्चन आते हैं लेकिन कम आते हैं। फिर सबसे ज्यादा और क्वेश्चन किससे आते हैं? इस वाले पोर्शन से, इस वाले पार्ट से। तो यानी यू मान के चलो कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 4 क्वेश्चन इसी कोलिजन थ्योरी वाले पार्ट से आएंगे, 4 क्वेश्चन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इससे आएंगे। इवन हाँ एक या दो क्वेश्चन, एक या दो यूं कह दो, वो सिक्वेंशियल, पैरेलल इनके आते हैं। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई मेंस के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी, दोनों के लिए इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां पर कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या है? इस चैप्टर में हमने इनिशियली रेट लॉ की बात की थी, याद? रेट लॉ, और रेट लॉ में क्या कहता है कि एक रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट इंस्टेंटेनियस रेट, वो रिएक्टेंट की पावर पर डिपेंड करती है। उस पावर को हम कहते हैं ऑर्डर, और वो ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। तो इस चैप्टर में अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ना वो सब एक्सपेरिमेंटली, इस रिएक्शन की रेट क्या होगी वो एक्सपेरिमेंटली निकालनी होगी। हमें नहीं पता कि ये स्लो क्यों है, ये फास्ट क्यों, वो सब एक्सपेरिमेंटली आ रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम किसी रिएक्शन की रेट को थियोरेटिकली नहीं फाइंड आउट कर सकते? थियोरेटिकली नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये हमें देखना है, बिना कैलकुलेट, बिना एक्सपेरिमेंट के। यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रेट ये होगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन हो रही तो उसकी स्पीड ये होगी, और कोई रिएक्शन हो रही तो उसकी स्पीड ये होगी। ये हम ऑन पेपर निकालना चाहते हैं बिना एक्सपेरिमेंटल हेल्प के। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मुश्किल काम है, इतना मुश्किल है कि आज भी हमें सही सही तरीके नहीं पता है, या आज भी हम किसी रिएक्शन की रेट को थियोरेटिकली नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास थ्योरीज नहीं है, थ्योरीज बहुत सारी है, लेकिन उनमें से कोई भी थ्योरी परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट अच्छी खासी एरर आती है, परफेक्ट तो चलो अलग बात है, एरर भी अच्छी खासी आती है। बट
उसमें से फिर भी कह सकते हो एक थ्योरी हमारे सिलेबस में जिसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, ये हमारे सिलेबस में है। और हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी थ्योरीज है उन सब में सबसे आसान है, उन सब में सबसे आसान है। लेकिन ये कितनी आसान है वो अभी हमें पता चलेगा, ये कितनी आसान है वो हमें पता चलेगा। इनफैक्ट इस थ्योरी में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें एक रिएक्शन की रेट को सही सही फाइंड आउट करना है, सही सही फाइंड आउट करना है, तो क्या क्या पता करना होगा, क्या पता चलना चाहिए जिससे हम एक रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट कर सके। वो कैसे पता चलेगा वो एक अलग बात है, वो कैसे पता चलेगा पहले ये तो पता करें कि क्या क्या पता करना होगा। भाई यही वाली बात है, यूं कह दो कि अगर आईआईटीज में पढ़ना है तो ये पता होना चाहिए ना कि जेई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा, जेई मेंस भी देना पड़ेगा। पता चला कि हमें तो जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूं, जेई मेंस दिया ही नहीं, उसी से आपका पहले आप कैसे स्क्रीनिंग होगी। तो ये यूं कह दो कि अभी तो हमें ये फाइंड आउट करना है, अभी तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहां पर किसी से कोई परफेक्ट आंसर नहीं आता। तो कोलिजन थ्योरी की अब बात करेंगे। थ्योरेटिकली हम एक रिएक्शन की रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। हो सकता है आपको उसमें से बहुत सारी टर्म्स पता नहीं हो, क्योंकि उसमें से जो कुछ टर्म्स है वो हम 11th में पढ़ते हैं। 11th में आप गैसेस स्टेट में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हो जो यहां पर यूज होगी। मैक्सवेल की इक्वेशन कह दो, या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आता है, वो कुछ बहुत सारी चीजें यहां पर यूज होती है। तो कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है, मैं धीरे धीरे सबको कोशिश करूंगा यूज करने की, आराम से समझेंगे इसको। कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन होना जरूरी है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो कह सकते हो सर ये तो ठीक बात है, लेट्स से अगर एक कंटेनर में हाइड्रोजन है और एक कंटेनर में आयोडीन है, H2 और I2 है, अलग अलग कंटेनर में तो क्या HI बन जाता है क्या? अलग अलग कंटेनर में तो HI बन जाता है? नहीं बनता। HI तभी बनेगा जब H2 और आयोडीन एक ही कंटेनर में साथ में हो। अब एक ही साथ होने से क्यों HI बन रहा है? इसका मतलब जब H2 और I2 के मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। एक दूसरे से टकराएंगे तो वो प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन होने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, reactant molecules must collide with each other to form products। तो अब मान लो एक कंटेनर में H2 और I2, अब मैं इनको देखो H2 और I2 भी बोलूंगा और A और B भी बोलूंगा। इन जनरल A और B, मान लो ये A और ये B। अगर एक कंटेनर में A और B दो मॉलिक्यूल है तो इनमें तीन तरह के कॉलिजन होंगे, A और A के बीच में भी, B और B के बीच में भी, और A और B के बीच में भी। अभी हमें A और A से मतलब नहीं है, B और B से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? A और B के बीच में कॉलिजन। कॉलिजन थ्योरी ये कहता है कि जितने A और B के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे उतनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि एक सेकंड में, पर सेकंड A और B के कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है ZAB, जिसे बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
ए और बी, मतलब ए और बी के बीच में पर सेकंड कितने कॉलिजन्स होंगे, यानी नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन ए एंड बी पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। पर सेकंड ए और बी के बीच में इतने कॉलिजन्स होंगे, और यानी पर सेकंड इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, पर सेकंड इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी सब। यानी कह सकते एज पर कॉलिजन थ्योरी रेट इक्वल्स टू जेड ए बी। पर सेकंड ए और बी के बीच में जितने कॉलिजन्स होंगे, मान लो 10 मिलियन कॉलिजन्स हो रहे हैं तो 10 मिलियन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 बिलियन हो रहे हैं तो 10 बिलियन मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जितने कॉलिजन्स होंगे उतने प्रोडक्ट बन जाएंगे पर सेकंड, दैट्स इट। कह सकते तो बड़ा आसान हो गया, बस केवल ये पता करना है कि ए और बी के बीच में कितने कॉलिजन होंगे। मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला भी अभी आगे चल के हम लिखेंगे भी सही इसका फॉर्मूला, लेकिन जब हम इस तरह से यहां से जेड ए बी की वैल्यू निकाल के थियोरटिकली रेट निकालते हैं, इसे मैं थियोरटिकल रेट बोल रहा हूं। थियोरटिकल रेट कैसे निकाल रहा हूं, जेड ए बी की वैल्यू से रेट निकाली, और यही रेट एक्सपेरिमेंटली भी निकाली, यही रेट एक्सपेरिमेंटली भी निकाली, तो हम देखते हैं कि थियोरटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट से बहुत ज्यादा आती है। थियोरटिकल रेट एक्सपेरिमेंटल रेट से बहुत ज्यादा आती है। अनन्या अभी एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स इन सब पे मत जाओ, हाँ ये कह सकते हो राइट नाउ ये सब एक सिंगल स्टेप की ही हम बात कर रहे हैं, तो वो आप बोल सकते हो कि कुछ एलिमेंट्री की बात करें, बट अभी इसको और कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि इट इज ऑलरेडी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो रहा है कि जो थियोरटिकल रेट है वो एक्सपेरिमेंटल रेट से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा फॉर्मूला गलत है, क्या इसका मतलब यह है कि इतने कॉलिजन ही नहीं हो रहे, इतने कॉलिजन ही नहीं हो रहे? तो नहीं भाई, ये फॉर्मूला तो हमारा बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। तो फिर इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे, इतने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? तो यहां अब कॉलिजन थ्योरी कहती है कि हर एक कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, हर एक कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, इनमें से कुछ ही कॉलिजन्स ऐसे होते हैं जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और ऐसे कॉलिजन्स को हम कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन्स। कुछ ही कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उन्हें कहा जाता है इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इफेक्टिव है और कौन सा नहीं है? तो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई भी कॉलिजन दो कंडीशंस को फुलफिल करेगा, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो ही वो इफेक्टिव कॉलिजन होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव कॉलिजन नहीं होगा। मतलब कॉलिजन तो होगा लेकिन उससे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, उससे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। प्रोडक्ट बनाना है तो उस कॉलिजन को दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, उन्हें दो कंडीशंस भी बोला जाता है या दो बैरियर्स भी बोला जाता है। उन दो बैरियर्स को ओवरकम करना होगा। ये दो बैरियर्स कौन से हैं, दो कंडीशंस कौन सी है, वो अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट? बट उससे पहले एक दो लाइंस यहां पर लिख लो, लिखो यहां पर। ये लिखने के बाद द थ्योरेटिकल रेट, लिखते जाओ फटाफट। द थ्योरेटिकल रेट calculated above was found to be much higher than experimental rate, much higher than the experimental rate. Therefore, it was concluded that not all the
collisions result in product formation. To form product, collision must be effective for that following two barriers must be overcome. अब सुनो मेरी बात, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचना, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचना। ये जो बहुत सारे कुछ कुछ अजीबोगरीब कमेंट आ रहे हैं, मैं उस पर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकता, इतना टाइम नहीं है। दो ऑलरेडी मैं थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, तो बहुत कुछ चीजें थोड़ी क्लियर है, थोड़ा लॉजिकल सोचो, है ना? ठीक है, अब पहले बैरियर पर आते हैं। फर्स्ट वन इज एनर्जी बैरियर। यहां से मैं आपको यूं कह दूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती वो थोड़ा सा समझूंगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड बहुत बार यूज किया है, एक्टिवेशन एनर्जी वर्ड बहुत बार यूज किया, लेकिन सही तरह से क्या मतलब होता है वो समझाता हूं आपको। बहुतों को पूछो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती, तो सर जो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए दी जाती दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब बहुतों को पूछा जो माचिस जला के सर एक्टिवेट कर दिया, है ना, माचिस जलाओ एक्टिवेट कर दिया। अच्छा लाइटर से देखो सर, लाइटर जलाते हैं ना, तो दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। लाइटर गैस, जैसे गैस स्टोव में ऑन कर दो नहीं चलती, लेकिन लाइटर चलाओ तो वो चल जाती है, देखो सर एक्टिवेट हो गई, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब लाइटर से जो एनर्जी दी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, माचिस जला के जो एनर्जी दी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो नहीं है, वो नहीं है, उससे कोई कनेक्शन नहीं इस चीज का। हाँ राइट अब एक्चुअल में थोड़ा सोचो, लेट से मैं आपसे कहता हूं कि H2 और I2, H2 और I2 की रिएक्शन हो जाती है मान लो 500 केल्विन पर। हमें पता है कि 500 केल्विन पर ये रिएक्शन फिजिबल है, होती है 500 केल्विन पर ये फिजिबल है, मतलब उस पर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ने लगती है। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर में हाइड्रोजन भरी, आयोडीन भरी, लेकिन टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो कह सकते हो सर 300 केल्विन पर तो रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि टेम्परेचर 300 ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, कंटेनर का टेम्परेचर 300 से बढ़ा के कहां तक लेके जाएंगे, 500 तक। धीरे 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 उसे हीट देंगे और ताकि उस कंटेनर का टेम्परेचर 300 से बढ़ के 500 हो जाए। तो क्या ऐसा होगा कि जैसे ही टेम्परेचर 500 पहुंचेगा H2 और I2 खत्म और HI बन जाएगा? क्या ऐसा होगा क्या कि जैसे ही टेम्परेचर 500 केल्विन पहुंचा अब H2I2 खत्म, HI बन जाएगा सडनली सारा? ऐसा ऐसा तो नहीं होगा ना, बोलो होगा क्या? बताओ बताओ। हाँ, अब रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब H2 और I2 रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे। धीरे 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 जो भी स्पीड होगी उससे वो HI बनाना स्टार्ट करेंगे। बट सोचो आपका काम क्या था, टेम्परेचर 500 केल्विन तक करना। सोचो आपको ये रिएक्शन करनी है, लेबोरेटरी में आप चले गए,
आपने कंटेनर में H2 और I2 डाला, आपका काम था टेम्परेचर 500 केल्विन तक करना, आपने टेम्परेचर 500 केल्विन तक किया, आपका काम खत्म। अब आप साइड में चेयर लगा के बैठ गए, अब आप कोई हीट नहीं दे रहे हो, अब आप कोई हीट नहीं दे रहे हो, आपका काम हो गया, टेम्परेचर 500 केल्विन करना था, कर दिया। अब आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, सुनना इस वर्ड को, लेकिन अब H2 और I2 रिएक्ट करके HI बना रहा है, राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ऐसा हुआ कि जैसे ही हमने टेम्परेचर 500 केल्विन किया तो ये HH बॉन्ड भी सारे टूट गए और II बॉन्ड भी सारे टूट गए? क्या ऐसा हुआ, क्या HH बॉन्ड और II बॉन्ड सारे टूट गए? ऐसा भी नहीं हुआ, अभी भी कंटेनर में H2 और I2 है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब हम कोई बाहर से एनर्जी दे नहीं रहे हैं, और अभी जो आपने एनर्जी दी है, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात को, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बॉन्ड वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो किस में चेंज है? काइनेटिक एनर्जी में। तो आपने जब टेम्परेचर 300 केल्विन से 500 केल्विन किया तो कौन सी एनर्जी बढ़ी? काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर सोचो, एक H2 और I2 मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, अब आप बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो क्वेश्चन मेरा ये आता है कि H2 और I2 प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होंगे ना जब उससे पहले HH बॉन्ड टूटेगा और II बॉन्ड टूटेगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। और अब प्रॉब्लम यह कि हम तो बाहर से कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे हैं, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? वेरी गुड, बहुतों को पता है कहां से एनर्जी आएगी, क्योंकि बॉन्ड तो तब बनेगा, उससे पहले HH बॉन्ड टूटेगा, II बॉन्ड टूटेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। कुछ सही आंसर भी आ रहे हैं, कुछ अजीबोगरीब आंसर भी आ रहे हैं। मैं बताता हूं कैसे सोचना है, क्या थॉट होना चाहिए, तरीका क्या है सोचने का। सुनो, इस याद करो, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में आपको समझाया था मटके में रखा हुआ पानी क्यों ठंडा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ले जा, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे मटके के अंदर की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। मैंने ये भी समझाया था फूंक मारते वक्त क्यों हवा ठंडी आ जाती है, क्योंकि वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में। ये बहुतों के दिमाग में सर कोलिजन होंगे तो हीट निकलेगी। अरे भाई, एनर्जी तो दो ही तरह की होती है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल। एनर्जी तो दो ही तरह की होती है। ये ऐसे मत सोचो कि दो बड़े ट्रक टकरा रहे हैं तो हीट निकलेगी, ऐसे क्या है? ये एटम्स है, एटम्स पे ले जाके सोचो। ये दो ट्रक नहीं टकरा रहे हैं, दो पत्थर नहीं टकरा रहे हैं, वो अलग चीज हो गई। पत्थर में भी, वहां पर भी बॉन्ड टूटते बनते हैं अलग। यहां पर अब कैसे सोचना वो बताता हूं। यहां पर ऐसे सोचो कि एक H2 और एक I2 का मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना, जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इनके बीच के बॉन्ड टूटने लगते हैं धीरे धीरे धीरे। अब उसके लिए एनर्जी कहां से आती है? तो ये इन्हीं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी से को किस में कन्वर्ट करते हैं? पोटेंशियल में, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी कहां से आएगी? काइनेटिक एनर्जी से। यानी जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अब ये जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं, इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि ये HH और II का बॉन्ड तोड़ सके, यानी इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ सके। इतनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास होनी चाहिए। अगर इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है
तो ये एच जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो एच और आई के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड जब टूट जाएगा तो फिर किसका बॉन्ड बनेगा वापस, एच और आई के बीच। हाँ, जब एच और आई के बीच में बॉन्ड बनेगा तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी, राइट। लेकिन उन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो बॉन्ड को तोड़ सके। इसीलिए हम इस तरह का कर्व बनाते हैं। आपने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसे बनाया जाता है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये वाई एक्सिस पर पता कौन सी एनर्जी होती, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की अप्रोच कर रहे हैं तो इनके बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। जब बॉन्ड पूरे टूट जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब वापस जब बॉन्ड बनना स्टार्ट होंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और ये क्या बन गया, प्रोडक्ट। बट पहले इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आएगी, काइनेटिक एनर्जी से। ये एक्टिवेशन एनर्जी कहां से आएगी, काइनेटिक एनर्जी से। इनफैक्ट प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट भी वापस, और मैं कहता ही आया हूं हर रिएक्शन में प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, और प्रोडक्ट को अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो उसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी होगी जिसे हम कहते हैं ईए बैकवर्ड। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, पता है इसको क्या बोला जाता है, सबको पता है, ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचो, माइक्रोस्कोपिकली सोचना पड़ेगा। आप जो ये मैक्रोस्कोपिकली सोचते हो ना कि दो पत्थर टकरा रहे हैं और उस तरह से, उससे नहीं समझ में आएगा, उससे नहीं समझ में आएगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा सोचो। तो यहां पर अब पॉइंट ये है कि जो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं उनके पास क्या इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ सके, ये क्वेश्चन आता है। क्या एक कंटेनर में सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होती है, नहीं होती है। सभी की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती, किसी की कम होती, किसी की ज्यादा होती, किसी की बहुत कम होती, किसी की बहुत ज्यादा होती, किसी की स्पीड बहुत कम होती, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, राइट। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी सबकी एक जैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी H2 की सबकी एक जैसी होती, तो जितने भी रिएक्टेंट्स है सबकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, प्रोडक्ट की सबकी इतनी होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किसी की कम किसी की ज्यादा होती है। यानी यूं कह दो कि कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स है किसी की टोटल एनर्जी कम किसी की टोटल एनर्जी ज्यादा, लेकिन वो वेरिएशन किसके कारण आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के कारण, काइनेटिक एनर्जी कारण। अब सोचो वो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं जिनके पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो अपने बीच के बॉन्ड को तोड़ पाए, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है किसके बराबर, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। तो वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास तो आएंगे, टकराएंगे, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एच बॉन्ड ही नहीं टूटा, आई बॉन्ड ही नहीं टूटा, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे। यानी प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो मॉलिक्यूल्स के पास, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, ताकि वो बॉन्ड को तोड़ सके। यानी यहां पर अगर आप मुझसे पूछोगे डेफिनेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, वो मैं आपको बताता हूं। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी नहीं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड to form products, to form products, या मिनिमम का, इसको और थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच मस्ट बी possessed by reactants to form products.
दीपक बेटा बॉन्ड टूट रहे हैं तो क्या होगा, जो एच एच बॉन्ड है वो तो दूर जा रहे हैं ना, एच एच बॉन्ड तो दूरी, एच एच एटम तो दूर ही जा रहे हैं। राइट। अब बहुतों को पता है, एक और कंफ्यूजन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन में क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। इस ग्राफ में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो लगता है सर ये पोटेंशियल है या काइनेटिक है, तो पॉइंट यही कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हमें उन्हीं मॉलिक्यूल से मतलब है, उन्हीं मॉलिक्यूल से मतलब है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, हमें उन्हीं मॉलिक्यूल से मतलब है। बाकी के मॉलिक्यूल से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे लेकिन उससे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर कितने मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, कितने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अनन्या काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो बढ़ी हुई है, उसी को यूज करेंगे। हर एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, किसी की बढ़ी, किसी की थोड़ी बढ़ी, किसी की ज्यादा बढ़ी। तो बट जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब 11th की एनसीईआरटी जाके पढ़ना, 11th की एनसीईआरटी में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा पार्ट अच्छा खासा दे रखा है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन या एनसीईआरटी काइनेटिक्स की एनसीईआरटी भी पढ़ना, वहां पर भी ये सब दे रखा है। सब आपको लगेगा और सर ये सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं है, ये तो पता ही नहीं है। ये 11th में भी दे रखी है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो 12th में भी सब दे रखा है, सब दे रखा है। ये ग्राफ अभी जो मैं बनाऊंगा ये सब दे रखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे रखे। तो अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा, तो एनसीईआरटी अगर आप देखोगे तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कर्व है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से कर्व है, यहां एक्स एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। इस कर्व का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये मैंने अगर किसी को देखना है तो 11th में पढ़ाया हुआ है, 11th क्लास में मैं इस बार पढ़ा चुका हूं, तो वहां से आप देख सकते हो रिकॉर्डेड, जो भी देखना चाहते हो। बहुत सारी बातें हैं, पूरा 1 या 2 लेक्चर लगता है इसको समझने में। इस कर्व का एरिया पता क्या बताता है, इस कर्व का एरिया हमें यह बताता है, चलो इसको थोड़ा पहले लेट से, ये वैल्यू 100 और ये वैल्यू 200, तो ये जो एरिया आप यहां देख रहे हो ना, वो एरिया हमें बताता है कि 100 से 200 जूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी है, 100 से 200 जूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का परसेंटेज कितना है या फ्रैक्शन कितना है। लेट से इसकी वैल्यू आती है, इस एरिया की वैल्यू आती है 0.1, मतलब 10% ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनकी काइनेटिक एनर्जी 100 से 200 जूल के बीच में। जितना ज्यादा एरिया होगा मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां फ्रैक्शन से आते हैं, परसेंटेज चाहिए तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर देना। फ्रैक्शन को वही होता है ना कि आपके 80% मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कितने 80% है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, टोटल मार्क्स से। 80% इंटू टोटल मार्क्स, आपके मार्क्स आ जाएंगे। उसी तरह से फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो टोटल मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। तो यूं कह दो एक तरह से एरिया फ्रैक्शन बता रहा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। फ्रैक्शन पता चल गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए तो फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो यहां पर ये एरिया क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये एरिया बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल से 200 जूल्स के बीच में। लेकिन हमें तो वो मॉलिक्यूल्स चाहिए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो, ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो मैक्सवेल की इसकी एक इक्वेशन आती है
मैक्सवेल की इक्वेशन, उस इक्वेशन को ई से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट किया जाएगा। वो करना नहीं है बट ऐसा किया जाता है, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो ई की पावर ये वैल्यू आती माइनस ई ए बाय आर टी। ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये क्या है? ये ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है? मैं यहां लिख रहा हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having kinetic energy greater than एक्टिवेशन एनर्जी। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। यानी हमें इसी फ्रैक्शन से मतलब है, बाकियों से कोई मतलब नहीं है। तो जो ZAB वाला फॉर्मूला था, यूं कह दो कि देखो 50% मॉलिक्यूल्स के पास ही काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो ये मान लो 50% कोलिजन काम के, 50% का कोई काम नहीं। मान लो 10% मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो 10% कोलिजन से ही मतलब है, बाकी कोलिजन से कोई मतलब नहीं। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो ZAB कोलिजन वाला था उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, पहली चीज, एक्स एक्सिस पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वाई एक्सिस पर क्या है? अभी मत पूछो, अभी मैं लिखूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। और दूसरा, यहां एक्स एक्सिस पर क्या है? वो भी थोड़ा अजीब सा है, जिसे बोला जाता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, लेकिन इसका क्या मतलब है वो अभी नहीं बता रहा हूं, वो बाद में बताऊंगा, अलग से बता दूंगा। अभी कोई मतलब नहीं है उसका, कोई लेना देना नहीं है। और ना यहां पर वाई एक्सिस पर क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। अभी तो बस केवल आपको इससे पता करना है कि ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी ये एरिया है बेसिकली, ये इस एरिया को हम लिख रहे हैं, ये एरिया, और ये एरिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया। एरिया इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और वो एरिया जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ए। अभी इस पर फोकस करते हैं, हाँ, नहीं तो किसी और डायरेक्शन में हमारा डिस्कशन चला जाएगा और काम की चीज छूट जाएगी। तो यहां, और ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी 11th की पढ़ना, थोड़ी सी काइनेटिक्स यानी 11th में गैसेस स्टेट से पढ़ना, 12th में काइनेटिक कोलिजन थ्योरी को थोड़ा पढ़ना, तो थोड़ी बातें समझ में आएगी। बहुत ज्यादा डिटेल में, वैसे तो यूं कह सकते हो अच्छा खासा डिटेल में तो मैं जा रहा हूं, लेकिन और ज्यादा डिटेल में मैं नहीं, मुझे लगता है कि जो चीज जितनी जरूरत है उतना ही जाऊं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अभी यहां वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ, मुझे इस पर फर्क नहीं पड़ता कि यहां एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, बट गलत नहीं बोलोगे, केवल बोलो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कोई पूछे मतलब नहीं पता, इसमें कोई पूछे क्या बोला, एरिया क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया क्या बता रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर ये पूछे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन 100 to 200, ये पूछे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ई टू लेके इंफिनिटी, यानी मतलब ई से ज्यादा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? ZAB से। लेकिन अभी पूरा पार्ट नहीं हुआ है, अभी तो ये आधा हुआ है। होमवर्क क्या दे रहा हूं, तो आपके लिए होमवर्क जो है इस चैप्टर में, अब मैं आ जाता हूं जेई मेंस पर। लेकिन जेई मेंस की एक्सरसाइज जो है उसमें से आपको क्या करना है, अभी भी कोलिजन थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं, काइनेट यानी आरएनएस इक्वेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है वो छोड़ देना। या रुको, मैं सेलेक्ट करके ही दे देता हूं आप लोगों को। या एक काम करो यार, जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चंस है, जेई मेंस, उसमें कोलिजन थ्योरी वाले क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले हम जेई मेंस करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 के आसपास है।
कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी आप लोगों को दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, जेई एडवांस और जेई मेंस। गौतम ज्यादा मत सोचो, फोकस, आराम, पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, सब हो जाएगा। जेई मेंस में से तो कौन से क्वेश्चन करने सुना मैंने? कॉलिजन थ्योरी वाले छोड़ देना, आरएनएस इक्वेशन वाले छोड़ देना, बाकी क्वेश्चन करने जेई मेंस के और जेई एडवांस। कौशल बेटा ऐसा नहीं होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। किसी की काइनेटिक एनर्जी कम या ज्यादा से नहीं होता, एवरेज काइनेटिक एनर्जी से निकालते हैं हम उसको। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट वो किसकी बढ़ेगी ये नहीं पता, एवरेज जरूर बढ़ेगा, एवरेज जरूर बढ़ेगा, राइट? ठीक है, चलिए बाय बाय।